हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी नवंबर 24 एग्जाम की प्रिपरेशन। सर आज क्या बात है जो बड़ा इंडिया की जर्सी पहन के रेडी हो। देखो आज अपना है T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। सर T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बहुत ही लिंक करता है एक सीए स्टूडेंट की भी जर्नी से। सर कैसे सीए स्टूडेंट की जर्नी से लिंक कर रहा है? सबसे पहले तो देखो आज तो सपोर्ट पूरे फुल एफर्ट के साथ लगना चाहिए कि आज इंडिया को T20 वर्ल्ड कप उठाना है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इंडिया ने अपने सारे मैचेस खेले एंड फाइनल्स में आए एंड अब T20 वर्ल्ड कप उठा के जाएंगे। सर कैसे T20 वर्ल्ड कप एक सीए फाइनल की जर्नी से भी कुछ मैच कर रहा है, स्पेशली ये वाला T20 वर्ल्ड कप। जस्ट अभी से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले 19 नवंबर 2023 को हम फाइनल्स में हारे थे, जो कि अपना 50 ओडीआई वर्ल्ड कप था। तो ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी चली कि इंडिया ने नहीं अच्छा खेला है, इंडिया नहीं है। तो लास्ट में यही पता चला कि आप जब 10 मैच लगातार जीते तो वो एफर्ट वो कुछ भी नहीं याद आता जब लास्ट में फाइनल में आके आप हार जाते हो। सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, आप कितने भी एफर्ट्स, आप कितना भी प्रैक्टिस करते हो, बट लास्ट में रिजल्ट अगर नेगेटिव मिलता है तो लोग उसको लूजर ही बोलते हैं। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने फाइट बैक किया। ठीक है, सेम एज इट इज सीए स्टूडेंट भी यही चीज़ करता है, हमेशा हार नहीं मानता है कि बैठ गया डिमोटिवेट हो गया, नहीं। 19 नवंबर एक बुरा दिन था। ठीक है, अगर उस दिन बैठ जाता कि नहीं हमें नहीं खेलना है, रोहित शर्मा कैप्टनशिप छोड़ देगा, ठीक है, ऐसा हो जाता तो फिर शायद यहाँ तक नहीं पहुंचते। बट इंडिया ने फाइट बैक किया जस्ट 6 to 7 मंथ बाद। जैसे अपना भी एग्जाम भी 6 to 7 मंथ बाद होता है, तो 6 to 7 बाद एक फाइट बैक किया एंड वापस से हम T20 फाइनल में। देखो अगेन रिजल्ट किसी के पास नहीं है, ठीक है। और स्पेशली कल मैंने एक इंटरव्यू लिया था, वहां पे ये चीज़ बहुत बोला था कि रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट मत डिसाइड कर लेना। ठीक है, रिजल्ट से पहले अपना रिजल्ट मत डिसाइड कर लेना, जो भी होगा। अगेन इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, जीता तो अच्छी बात है, नहीं जीता तो फिर वापस हम वापस सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को ब्लेम करना है। एफर्ट्स बहुत अच्छा था, इंडिया ने अगेन इस T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा खेला। तो होप सो इस बार हम कप लेके ही आएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर क्या, मैं अगेन बोलता हूँ, लोग देखते हैं आपका रिजल्ट। ठीक है, बट रिजल्ट के बाद वापस अगर कभी फेलियर दिखा तो वापस से फाइट बैक करने ये T20 वर्ल्ड कप जैसे इंडिया वाली टीम जैसा आना चाहिए आपको। तो जस्ट 6 महीने में चीज़ें बदल जाती है, हम वापस से फाइनल्स में वापस से एक होप लेके बैठे कि हम T20 वर्ल्ड कप इस बार उठाएंगे, जो कि 19 नवंबर को रह गया था। तो एज अ सीए स्टूडेंट भी, अगर पिछले बार किसी स्टूडेंट का कुछ रह गया तो इस बार वापस से एफर्ट लगा के पूरे अच्छे तरीके से नवंबर एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड पास करेंगे। ठीक है सर, जहां तक बात है T20 वर्ल्ड कप को थोड़ा सा साइड रखते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, देखो आज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड अपार्ट फ्रॉम टीचिंग प्रोफेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो है क्रिकेट मैच। ठीक है, क्योंकि ये देखो हर कोई ने स्टार्टिंग से जर्नी देखता है, एक सपना देखता है कि क्रिकेट खेलना है एंड ऑल। ठीक है, जब नहीं हो पाता किसी रीजन वजह से तो वापस एक क्रिकेट ही होता है जो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मोटिवेट करता है। ठीक है, हमारे लिए एक थेरेपी का काम करता है क्रिकेट मैच, तो वो थेरेपी है आज का। ठीक है, तो होप सो जीत जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना मैराथन सीरीज, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट 2 लेक्चर्स में करके दिया। नहीं देखा तो प्लेलिस्ट जाके चेक करो, SPOM रिवीजन मैंने स्टार्ट करवा दिया है। ठीक है, आपको मैंने 10 to 15 मार्क्स के बीच में कवरेज बना के दे दिया, जहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टिव चैप्टर पढ़ा दिया है एंड मैंने आपको प्रिवेंशन ऑपरेशन चैप्टर पढ़ा दिया, जो कि 10 to 15 मार्क्स का आएगा। आज हम पढ़ने वाले रेम्यूनरेशन चैप्टर। सबसे पहले आप न्यू हो तो एटलीस्ट जाके प्रीवियस 2 वीडियो जरूर देखना, लास्ट में मैं एक मैराथन कंबाइन कर दूंगा। बट हाँ बहुत अच्छा है, और स्पेशली रेम्यूनरेशन चैप्टर में एक चीज़ खास बात बता दूं, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ये मैंने बहुत मेहनत करके 1 से 1.5 दिन लगा, जितने टॉपिक सिलेक्टिव जितना सब कुछ था मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्पेशली मैंने नोट्स जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे उसको भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया। तो 30 से 35 मिनट में बहुत अच्छा रिवीजन, मुझे लगता है कि आपने ये रिवीजन वीडियो भी देख लिया रेम्यूनरेशन चैप्टर के लिए तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। हाँ, एक नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन वाला है, तो मैं एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट समझाना इस वीडियो में थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मुझे आपको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना पड़ेगा। तो मैंने जब लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था उस पर, जब आपका प्रॉपर सीरीज चल रहा था 55 to 60 वीडियोस का लॉ सीए फाइनल का, जब आई थिंक 2022 बैच मैंने स्टार्ट किया था। तो वो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन अगर किसी को देखनी होगी तो 40-45 मिनट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे सब कुछ मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, जो आपके SPM एग्जाम के मार्क्स का करने वाला। चलो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये चैप्टर किसके लिए। ये चैप्टर बेसिकली उनके लिए है, दोज हु कम टू द ऑफिस डेली कैरिंग अ बैग एंड डूइंग ऑफिस वर्क लाइक डायरेक्टर्स हु आर इन वे एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मतलब ये उन डायरेक्टर्स की बात है, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ KMP। ठीक है, ये उन डायरेक्टर्स की बात है जो ऑफिस में डेली आते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं एंड जाते हैं। सर फिर वो डायरेक्टर कौन था जो 149 से 172 है? वो बेसिकली आपको ये मीटिंग्स के लिए आते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बेसिकली मीटिंग्स के लिए आते हैं। ये मीटिंग तो करते ही करते हैं,
प्लस की डिसीजंस का भी काम करते हैं, आपके ऑफिस में एज अ एम्प्लॉयमेंट का भी काम करते हैं। तो ये की मैनेजर पर्सन, मैनेजर रेम्यूनरेशन जो होता है मैनेजर पर्सन के लिए होता है, ये उन मैनेजर पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस समझ आया? जो वो सब डायरेक्टर्स थे वो सेटिंग फीस के लिए आपके डिसीजन मेकिंग में बस आते हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग प्लस आपकी मीटिंग्स प्लस आपका डे टू डे बिजनेस ये सब भी देखते हैं, ठीक है। तो ये उन डायरेक्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है। देखो एक एक एमसीक्यू करके लेंगे, टोटल 17-18 पॉइंट्स है, बहुत अच्छे तरीके से और स्पीड में मैं कवर करेंगे। आप यहाँ पे सोचोगे डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, नहीं, डिटेल मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है, फुल फ्लेज लेक्चर फ्री रखा है यूट्यूब पे, 55 to 60 लेक्चर्स मैंने फ्री रखे थे, तो वहां पे देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कंपनी कैन नॉट अपॉइंट एमडी और मैनेजर एट ए सेम टाइम। सपोज कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि हम एज ए एमडी मिस्टर ए और एज अ मैनेजर मिस्टर बी दोनों को सेम टाइम पे अपॉइंट करने वाले, नहीं। याद रखना कभी भी एमडी और मैनेजर सेम टाइम पे कंपनी में अपॉइंट या सेम टाइम पे कंपनी पे वर्क नहीं कर सकता है। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाना सवाल है, क्या एमडी मैनेजर एक टाइम पे काम कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता, ठीक है। सर देखो तीन टाइप के लोग की एमपी में बेसिकली अभी आते हैं, अभी इतना समझो कि तीन टाइप के लोग तो आते ही आते हैं। क्या क्या आते हैं? एमडी, मैनेजर और आपका डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर। तो क्या एमडी मैनेजर एक कंपनी में एक टाइम पे काम कर सकता है? नहीं। सर मैनेजर डब्ल्यूटीडी कर सकता है? यस। सर एमडी डब्ल्यूटीडी कर सकता है? यस। मतलब एमडी और मैनेजर के लिए बस नहीं है, उसके अलावा एमडी चाहे तो डब्ल्यूटीडी साथ में कर सकता है, मैनेजर डब्ल्यूटीडी साथ में कर सकता है, बट एमडी मैनेजर साथ में नहीं कर सकता या अपॉइंट नहीं हो सकता। सर एमडी डब्ल्यूटीडी अलाउ है बट एमडी मैनेजर नॉट अलाउ, जो हमने जस्ट ऊपर देखा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बना के आपसे पूछ देगा कि अपॉइंटमेंट एज एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर फॉर लाइफ टाइम। आपने बोल दिया कि मिस्टर ए को एज ए एमडी हम अपने कंपनी में लाइफ टाइम अपॉइंट करने वाले, क्या ये चीज चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, ये प्रोहिबिटेड है, ये चीज नहीं चलेगा। आप लाइफ टाइम के लिए किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हो किसी कंपनी में। सर ठीक है, आपने बोल दिया कि लाइफ टाइम के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते किसी कंपनी में, ठीक है, समझ गया, हम लाइफ टाइम अपॉइंट नहीं कर सकते, बट कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हो? सर थोड़ा लिंकेज करवाओ ना। स्मॉल शेयर डायरेक्टर कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? स्मॉल शेयर डायरेक्टर आपको 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है। तो जो आपका एग्जीक्यूटिव पर्सन है ना, एग्जीक्यूटिव मतलब वही जो ऑफिस आएंगे डेली काम करेंगे, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं आपके डे टू डे ऑपरेशंस को। तो इनका मैक्सिमम टर्म जो होगा ना वो 5 साल का होगा। लिंक करवा दिया ना। एसएसडी का कितना होता है? 3 साल। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कितना होता है? 5 साल। तो इनका मैक्सिमम टर्म क्या होगा? 5 साल, 5 ईयर्स, ठीक है। सर क्या उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस, रीअपॉइंट करने कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये रीअपॉइंटमेंट की खुशी है ना, ये रीअपॉइंटमेंट की जो खुशखबरी है ना, वो एटलीस्ट 4 साल खत्म होने के बाद देना। देखो लॉ में थोड़ा घुमा के बोला है, लॉ में बोला है कि जब उनका टेन्योर खत्म होगा उसके 1 साल पहले मत देना, 1 साल से जब कम टाइम होगा तब देना। आपको मैं नॉर्मल समझाऊं, जितना टेन्योर है ना, उस मान लो 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर है, जब 4 साल फिनिश हो जाए तब आपको देना है, या मान लो 4 साल का टेन्योर है, जब 3 साल फिनिश हो जाए तब आपको देना। मतलब एक्सपायरी से 1 साल के अंदर दे सकते हो, 1 साल से पहले नहीं दे सकते। सर एग्जाम्पल, 1 अगस्त 2023 को कोई एमडी अपॉइंट हुआ, ठीक है, 24, 25, 26, 27, 28, मान लो 5 साल के लिए इसको अपॉइंट किया हमने। तो ये जो रीअपॉइंटमेंट की खुशखबरी है ना, उसको आपको इस बीच में देना है। मतलब जब उसका 4 साल फिनिश हो जाए एंड 1 साल बाकी रहे तब देना, या उसका एक्सपायरी से 1 साल पहले का जो बीच में टाइम होगा तब देना, ठीक है। मतलब 4 ईयर 1 दिन खत्म हो जाए तब दे सकते हो, बट सर इस टाइम में दे सकते हैं जब उसने 3 साल 6 महीना अपना यूटिलाइज कर लिया और 1 साल तो 358-57 दिन बाकी है तब नहीं। एटलीस्ट 4 साल हो जाए। सर 4 साल के लिए पॉइंट हुआ है तो एटलीस्ट 3 साल हो जाए, जस्ट उसके एक्सपायरी से 1 साल के बीच में आप उसको खुशखबरी का दे सकते हो इन्फॉर्मेशन कि आपको हम रीअपॉइंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डन, समझ आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बना है क्वेश्चन, तो ये चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्वालिफिकेशन। कौन कौन डिस्क्वालिफिकेशन? देखो उधर आपको डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन पता होगा, यहाँ पे मैनेजर रेम्यूनरेशन का डिस्क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैनेजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन बता दूं, जिसका 21 साल से कम एज है। 18 साल मत रट लेना, 21 ईयर्स फॉर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। क्या बोल रहा हूं मैं? 21 ईयर्स फॉर द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। और पर्सन बियॉन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू। मान लो 21 साल से कम है तो एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता। सर मतलब मान लो कोई 68 ईयर्स का है, ऑलरेडी कंटिन्यू चल रहा है एंड 70 साल उसने टच कर दिया, 70 साल से बियॉन्ड चला गया, अब उसको बोलेंगे आप एमडी डब्ल्यूटीडी की पोस्ट से हट जाओ। कल रतन टाटा जी अभी कैपेबल है अभी वर्क करने के लिए और एज ए एमडी का पोस्ट लिए हुए हैं, तो क्या हम बोलेंगे आप हट जाओ? क्योंकि लॉ में लिखा है कि 70 के ऊपर आप में काबिलियत नहीं है डिसीजन मेकिंग करने का। नहीं तो ये तो गलत बात होगी ना। मतलब अगर कोई 70 के बाद भी फिट है, खुद को प्रॉपर रखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो हम उसको क्यों निकाल रहे हैं?
तो उसके रिगार्डिंग लॉ ने बोला कि देखो ऊपर वाले रिगार्डिंग तो कुछ नहीं हो सकता, 21 साल से कम हो तो भाई साहब आपको हम एमडी एग्जीक्यूटिव नहीं बना सकते, बट अगर 70 साल से ज्यादा हो गए तो आपको कंटिन्यू करवा सकते हैं, बट कंटिन्यू करवाने की दो ही शर्तें हैं। सबसे पहला, अगर कंपनी ने एसआर पास कर दिया, एसआर सबको पता होगा 75% का रेजोल्यूशन पास कर दिया, प्लस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे दिया। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है? डिटेल स्टेटमेंट, ठीक है। डिटेल स्टेटमेंट मतलब इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, पास्ट में रिजल्ट्स क्या थे, जिस बेसिस पे हम ये बता रहे हैं कि 70 साल के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म करने की काबिलियत है। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रॉपर डिटेल सपोर्टिव स्टेटमेंट जाएगा। अगर सर ऐसा नहीं पास हुआ, फिर भी एक ऑप्शन और है, और वोट्स इन फेवर मोर देन अगेंस्ट, मतलब सर 9 अगेंस्ट में थे, 11 फेवर में थे, मतलब फेवर वाला जीत गया, ठीक है। सिंपल बोलूं, मेजोरिटी, मेजोरिटी अगर फेवर में था तो चलेगा, सिंपल 50% एक्सीड वाला चलेगा, प्लस यहाँ पे आपको सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो दो चीज़ है, 70 साल के बियॉन्ड हो तो अगर स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फाइल कर दो। अगर आपको ऐसा नहीं पास हो रहा, कुछ लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, बट अगर 50% से ज़्यादा लोग इस पे ओके है, तो प्लस सीजी का अप्रूवल लेकर अगर आप आ जा, तो आपको रतन टाटा जी कंटिन्यू करने देंगे, या अनिल कपूर जी 70 साल हो भी गया हो तो आप कंटिन्यू होने देंगे, बिकॉज आप फिट हो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट प्रॉपर है। अदरवाइज फिर नहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो रहा है तो आपका जो अगेंस्ट वाला था वो कम है फेवर से, फेवर वाले लोग ज्यादा है, प्लस आपने सीजी अप्रूवल ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर अपॉइंटमेंट टर्म्स, अपॉइंटमेंट रेमुनरेशन शैल बी अप्रूव बाय। अब यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? मैंने क्या बोला, डायरेक्टर चैप्टर में आपको एक थंबुल सिखाया था कि डायरेक्टर चैप्टर में थंबुल क्या था कि अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स का जो होगा वो मेंबर्स करेंगे बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, बट यहाँ पे डायरेक्टर्स नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? बीओडी। सर देखो, बीओडी इज नॉट वन डायरेक्टर, बीओडी इज अ बेंच ऑफ नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। जहां पे मान लो 4-5 लोग मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं, ठीक है। कोई अकेला बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनता, 4-5 लोग मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। तो बीओडी बोर्ड मीटिंग में क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे जिसको, एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर को, ठीक है। एंड जब ये अपॉइंट करेंगे, देन आफ्टर अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स उसको क्या करेंगे? सर्टिफाई, शेयर होल्डर उसको क्या करेंगे? रेजोल्यूशन पास करके फाइनल करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिकली इंटरिम अपॉइंटमेंट जो होगा वो बीओडी करेगा बोर्ड मीटिंग में, एंड देन फाइनल अपॉइंटमेंट जो होगा कि हाँ ठीक है, मिस्टर ए को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि आपको मैं एज ए डायरेक्ट एमडी अपॉइंट करना चाहते हैं 1 अगस्त 2023 को। फिर 1 अक्टूबर 2023 को शेयर होल्डर्स बोले कि ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बीच में 2 महीने में आप हमारी कंपनी में एज ए एमडी फाइनल हो सकते हो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको अपॉइंट किया था। तो बेसिकली दो चीज होना है यहाँ पे, सर्टिफाइड कौन करेगा लास्ट में? शेयर होल्डर्स करेगा, बट पहले अपॉइंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बोर्ड मेंबर्स करेंगे अपॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब सर एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने बताया कि 1 अगस्त 2023 को मिस्टर ए को एज अ एमडी अपॉइंट किया गया, और फिर 1 अक्टूबर 2023 को मिस्टर ए को शेयर होल्डर्स ने रेटिफाइड किया, मतलब शेयर होल्डर्स ने इसको ओके कर दिया, ठीक है, ऐसा समझो, शेयर होल्डर ने ओके कर दिया। तो सर मान लो 1 अगस्त से 1 अक्टूबर, मतलब बेसिकली 2 महीने का टाइम। मान लो सर अगर इस 1 अक्टूबर को शेयर होल्डर ने ओके नहीं किया होता, शेयर होल्डर बोलते नॉट ओके कि एज अ एमडी आप नहीं हो सकते, तो इस बीच में जो 2 महीने काम किया है मिस्टर ए ने एज ए एमडी पोस्ट, क्या ये काम जो होगा ये वॉइड हो जाएगा? नहीं, ये काम वैलिड रहेगा। इस काम की रिगार्डिंग आप कैपेबल हो कि नहीं हो चेक किया जाएगा, और वापस अगर कोई लाइबिलिटी आता है तो आप स्टिल उस लाइबिलिटी के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करोगे। तो जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर इज नॉट अप्रूव बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग, जो मैंने क्या बोला, अप्रूव कर दिया तो ठीक है, फिर तो आप वैलिड हो ही हो। इनकेस अगर अप्रूव नहीं भी हुआ तब भी आप वैलिड कहलाओगे, आपका काम किया हुआ जो भी 4-5 महीने होगा वो वैलिड कहलाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। एंड सब क्वेश्चन से एमसीक्यू बनेंगे, बहुत डिटेल में मैंने इसको निकाला है अपने नोट्स के साथ, आपको एक एक चीज समझा रहा हूँ। 40-45 मिनट का वीडियो होगा, बट ये कंप्लीट कवरेज वीडियो होगा जो आपको एमआर चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, 197.1, ठीक है। ओवरऑल मैक्सिमम एमआर मैनेजर रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर एमडी डब्ल्यूटीडी एज पर सेक्शन 1 पार्ट 2 शेड्यूल 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओवरऑल लिमिट, मतलब एक डायरेक्टर को कितना रेम्युनरेशन जाना है, ठीक है, मैनेजर रेम्युनरेशन कितना जाना है, कितना परसेंटेज में दे सकते हैं। सबसे पहले एक बाउंड्री कि मैक्सिमम कितना भी हो, इससे ज्यादा नहीं देंगे, वो कितना है? सबको मिला के 11% ऑफ
एनपी, देखो 11% याद होता है, नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भूल जाते हो, तो नेट प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है। सर 11% से ज्यादा जा सकते हैं, बताऊंगा उसके रिगार्डिंग बताऊंगा आगे, पहले लिमिट्स याद रखो कि ओवरऑल मैनेजर रेम्युनरेशन का लिमिट क्या होगा, वो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा। सर कंपनी में एक ही एमडी है या एक डब्ल्यूटीडी है या एक ही मैनेजर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एमडी है या एक डब्ल्यूटीडी है या एक मैनेजर है, तो उसको कितना मिलेगा, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, ये मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। सर 6% दे सकते हैं नहीं, अभी लिमिट के लिए नहीं, सिंपल बोलूंगा नहीं दे सकते, दे सकते हो, रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बट एज पर लॉ नॉर्मल देखो तो 5% मिलेगा अगर कंपनी में एक ही एमडी डब्ल्यूटीडी है तो। सर एक से ज्यादा है तो, सर एक से ज्यादा है तो मतलब मान लो एक एमडी हो गया और एक डब्ल्यूटीडी हो गया, तो क्या 5 मिलेगा, नहीं, अगर एक से ज्यादा है ये एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, तो टोटल में जो होगा वो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा। सपोज एग्जांपल मैं दूं कि एमडी है एक और दो डब्ल्यूटीडी है, ठीक है, 10% मैक्सिमम मिलेगा, अब 10 को 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 3.33% तीनों को मिलेगा। सब मान लो 4 लोग होंगे तो 10 को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2.5% सबको मिलेगा। तो एक एमडी है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, दैट फाइनेंशियल एग्रीगेट। सर ठीक है, वो तो एग्जीक्यूटिव पर्सन की आप बात कर रहे हो, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर इज फॉल अंडर एग्जीक्यूटिव पर्सन। सर व्हाट अबाउट नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सन, जो 9 सेक्शन पढ़े थे, जो डायरेक्टर्स मीटिंग के लिए आते हैं, उनको क्या होगा, सुनो, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर, ठीक है, हु आर नॉट एमडी डब्ल्यूटीडी, मतलब जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब जो बैग वैग लेके नहीं आते, सिर्फ डिसीजन मेकिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है। देखो अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो बड़ा काम तो वही कर रहे हैं, डे टू डे काम वही कर रहे हैं, तो भाई साहब ज्यादा रेमुनरेशन तो उनको ही मिलना चाहिए। बट अगर कंपनी में है तो उनको ज्यादा मिलना चाहिए, आपको कितना मिलना चाहिए, 1% कम। अगर ऑलरेडी आपका काम ज्यादा लोड है तो काम संभालने के लिए एमडी वो लोग बैठे हुए हैं, तो आपको क्यों ज्यादा दें, आपको 1% देंगे। बट अगर एमडी वेमडी नहीं है, मैं क्या बोला, एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है, मैनेजर नहीं है, तो आपको 3% ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाएगा, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। लिमिट्स क्लियर है, ओवरऑल 11%। अगर एक एमडी है तो एक डब्ल्यूटीडी एक मैनेजर है तो 5%, एक से ज्यादा एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है तो 10%। कंपनी में अगर एमडी मैनेजर कोई नहीं है तो नॉन एग्जीक्यूटिव वाले को 3%, कंपनी में एमडी मैनेजर कोई एक भी है तो नॉन एग्जीक्यूटिव वाले को 1%। आप समझो, ये वाला 11% वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर इनमें से क्वेश्चन बनेगा, अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट एक्सीड करना है, एग्जाम में बोल रहा है कि एक काम करो, बोल रहा है कि एक एमडी है बट वो चाहते हैं 7% देना, तो क्या वो दे सकते हैं, दे सकते हैं, बस शर्तें ये है कि आपको एसआर पास करना पड़ेगा। सर 10% है, बोल रहा है 11%, यस एसआर पास करना पड़ेगा। 1% है, बोल रहा है 4%, यस एसआर पास करना पड़ेगा। 3% है, बोल रहा है 5%, एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब इन चारों केस के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो लिमिट है, मतलब ये जो बाउंड्री 11% का इस है, तो आप ओवर पास करके कर सकते हो, ये बस ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ओवरऑल 11 है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उसके अलावा जो भी बढ़ाना है वो स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो देखो फॉर लेस देन 11%, ठीक है, एसआर इज नॉट नीडेड, ओनली ओवर। अगर 11% वाला जो केस है उसके लिए सिर्फ क्या लगेगा आपको, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है। दूसरा समझो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे की पॉइंट्स लिया हुआ मैंने, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया हुआ है पेमेंट्स किसको करने में, बैंक को किया हुआ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किया हुआ है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर्स को किया हुआ है, अदर मतलब लोन लाइबिलिटी साइड वाले का, ठीक है, लोन लाइबिलिटी साइड वाले का कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, तो अगर कोई भी लिमिट्स बढ़ाना है, कोई भी लिमिट बढ़ाना है, तो आपको पहले इनका अप्रूवल लेना पड़ेगा। एग्जाम में केस स्टडी ध्यान से पढ़ना, अगर बोल रहा है कंपनी ने डिफॉल्ट किया है बैंक का और कंपनी चाहती है कि एमडी का जो 5% है ना, एक एमडी का, उसको बढ़ा के 7% करना चाहती है, कंपनी एसआर भी पास कर रही है, भाई एसआर पास कर दो, अच्छी बात है, बट साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, देयर अप्रूवल शैल बी अप्रूव बिफोर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ कंपनी। एसआर के अप्रूवल से पहले आपको इनमें से अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसका आपने डिफॉल्ट किया। क्यों, आप उधर एमडी वाले को एक्स्ट्रा पैसा देने को रेडी हो, बट जिनका आप डिफॉल्ट कर रहे हो उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, तो इनका स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा, बैंक, पीएफआई, एनसीडी होल्डर्स एंड अदर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। 8 पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बनेंगे भर भर के, यहाँ से आपको हो सकता है 8 से 10 नंबर ज्यादा मिले। सर मैक्सिमम रेम्युनरेशन बेस्ड ऑन इफेक्टिव कैपिटल, सर मतलब अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, ठीक है, ये कोविड टाइम में काफी आया था, या मान लो प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, तो क्या प्रॉफिट नहीं है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो क्या हमें रेमुनरेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज ऊपर पढ़ा हमने कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, 3% ऑफ नेट प्रॉफिट, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, बट प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे मिलेगा। यहां से तो क्वेश्चन लगातार आ रहा है 4 नंबर का, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे मिलेगा। सर इफेक्टिव कैपिटल कैसे काउंट करते हैं, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ साथ स्टडी मैट के क्वेश्चन वापस करवाऊंगा, समझाऊंगा आपको, बट समझो इफेक्टिव कैपिटल में फॉल कौन कौन करेंगे। सुनो, कोविड से पहले ना बस इतने लोग आते थे इसमें,
कोविड से पहले ना सिर्फ ये चैप्टर में जो मैनेजर रेम्युनरेशन का इफेक्टिव कैपिटल वाला है ना, जब प्रॉफिट नहीं होता था उनको मिलता था, वो बस इनके लिए होता था। किनके लिए? एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, जहाँ पे एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर थे। ठीक है, बट कोविड के बाद लोग बोलने लगे सर व्हाट अबाउट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, वो लोग यहाँ फॉल करने लगे। ध्यान रखना, एग्जाम में फंसा नहीं दे सकता, यहाँ पे सिर्फ डब्ल्यूटीडी, एमडी और मैनेजर आएगा। उसके अलावा जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव, और आपको अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, सब इसमें आएंगे। सर किस बेसिस पे क्या मिलेगा? अगर आपका इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है और लेस देन 5 करोड़ है, क्या बोल रहा हूँ, इफेक्टिव नेगेटिव है और लेस देन 5 करोड़ है, तो आपको चेक करना। मान लो आपको बोला जाए 4 करोड़ है, तो आप किस में फॉल कर जाओगे? 60 लाख पर एनम पर पर्सन। ठीक है, याद रखना, पर एनम पर पर्सन है ये। ठीक है, मतलब 2 लोग हैं तो 60 लाख मिलेगा उनको। ठीक है, पर एनम पर पर्सन है। बट अगर आप 5 करोड़ से लेके लेस देन 100 करोड़ के अंदर फॉल करो, सपोज आपको एग्जाम में आ गया 96 करोड़ है और आपको एमडी को देना है, तो आप 84 लाख रुपीज दोगे। ठीक है, अगर आपका 100 करोड़, क्या बोल रहा हूँ, 100 करोड़ से लेस देन 250 करोड़ है। ठीक है, 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ से बस थोड़ा सा कम है, 250 करोड़ नहीं, 250 करोड़ से थोड़ा सा कम है, तो आपको 120 लाख रुपए पर एनम पर पर्सन मिलेगा। और 250 करोड़ से ज्यादा है तो 120 लाख यहाँ मिलेगा प्लस जितना भी 250 करोड़ से ज्यादा है, सपोज 280 करोड़ है, तो जो 30 करोड़ है ना, इसका 0.01% निकालोगे, ठीक है, उतना आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, समझो, सिंपल सी बात है। एग्जाम में आपको बस इतना ध्यान रखना, लिमिट्स। सर मतलब नेगेटिव टू 5 करोड़ 60 लाख, 5 करोड़ टू लेके 100 करोड़ 84 लाख, 100 करोड़ टू 250 करोड़ 120 लाख, एंड 250 करोड़ से जितना ऊपर जाओगे 0.01%। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 280 करोड़। ठीक है, तो 30 करोड़ का 0.01% इज इक्वल टू 0.003। ठीक है, 120 लाख प्लस 0.003 करोड़। ठीक है, जोड़ दोगे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, जो 2.5 करोड़ से एक्सीड करेगा। ये डब्ल्यूटीडी एमटीडी मैनेजर के लिए। बट रोने लगे लोग, नॉन एग्जीक्यूटिव, हमें भी तो कुछ दो, कोविड टाइम में मोस्टली सब लॉस में है, तो हमें तो कुछ दो, हम तो कुछ लेना चाहते हैं कंपनी के इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे। तो लोग बोले कि जितना इनका आ रहा है ना, डिवाइड बाई 5 कर देना। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पहले ये पकड़ना है कि ये कहाँ फॉल करना है। एग्जाम में बस ये देखना है कि एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर है या नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव वाला। अगर ये फॉल कर रहा है, सपोज एग्जाम्पल में आ गया 66 करोड़ रुपीज, तो आपको बस दिमाग आंख बंद करना है। 60 करोड़ मतलब सेकंड वाला केस में, मतलब 5 करोड़ से 100 करोड़। ठीक है, सेकंड वाला केस में आपको इधर का लिमिट याद होगा कि 60 के बाद 84, तो डिवाइड बाई 5 कर देना। ठीक है, 16.8 मतलब 70। सर एग्जाम्पल सेकंड ले लो, आपको एग्जाम में आ गया सपोज मान लो 220 करोड़। 220 करोड़ मतलब सर नेगेटिव टू 5 करोड़, फिर दूसरा आता है 5 करोड़ टू 100, फिर तीसरा आता है 100 से 250, मतलब वो 100 से 250 बीच में 168 करोड़ रुपीज आएगा। 220 करोड़ रुपया आएगा। तो 220 में यहाँ कितना था? 60 के बाद 84, 84 के बाद 120, तो 120 डिवाइड बाई 5 कर दोगे, आपको इसका 24 निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आपको ये लिमिट्स भी याद रख लोगे ना, आपको ये लिमिट्स याद आ जाएगा। बट आपको ध्यान रखना है ये इनके लिए होता है सब। ठीक है, चलो, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ नॉन एग्जीक्यूटिव। देखो क्वेश्चन क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव, आपको पहले ध्यान रखना है। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब सर इधर वाला, राइट हैंड साइड वाला। मैनेजर रेम्युनरेशन इफ इफेक्टिव कैपिटल 245, नेगेटिव टू 5 करोड़, 5 टू 100 करोड़, 100 टू 250, मतलब इसमें फॉल कर रहा है। यहाँ पे क्या था? 60, 84, 120, 120 डिवाइड बाई 5 करोगे, इधर का निकल जाएगा, डेट इज 24 लाख। आ गया 24, ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट से याद होगा, बना दोगे। सर इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस में काउंट कैसे कैसे करते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। जैसा कि हम इफेक्टिव कैपिटल के कंप्यूटेशन कैलकुलेशन पे थे। ठीक है, देखो इफेक्टिव कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस अपना दोनों आएगा। ठीक है, उसमें आएगा क्या क्या नहीं आएगा ये एक्सक्लूडिंग। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी, एडवांस अगेंस्ट शेयर्स नॉट अलाउड, इसमें नहीं आएंगे। अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो आपको उसको कुछ नहीं करना है। अगर आपके ऑलरेडी कैलकुलेशन में तो आपको इसको हटा देना, मतलब ये नहीं है। ओनली पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी और आपका प्रेफरेंस वो आएगा। दूसरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे, रेवोल्यूशन रिजर्व नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें लिख लेना नॉट अलाउड, रिजर्व सरप्लस नहीं अलाउ होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अलाउ होगा, प्लस प्लस करना है। लोन्स एंड डिपॉजिट ऑफ टेन्योर लेस देन 1 ईयर नॉट अलाउड। ठीक है, ठीक है, मोर देन 1 ईयर वाले जो लोन्स एंड डिपॉजिट होंगे, मोर देन 1 ईयर वाले वो अलाउ होंगे। ठीक है, 1 साल से ज्यादा वाला लोन्स एंड डिपॉजिट अलाउ होगा, उससे कम वाला लोन्स डिपॉजिट अलाउ नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना।
ठीक है। वर्किंग कैपिटल, लोन्स, बैंक गारंटी, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं अलाउ। सिंपल पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में रेवोल्यूशन रिजर्व नहीं ऐड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड होगा, लोन्स एंड डिपॉजिट बड़े टर्म्स वाले ऐड होंगे, छोटे टर्म्स वाले नहीं ऐड होंगे। माइनस करना होगा फिर आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटेन ऑफ, ये वर्ड ध्यान रखना, अगर रिटेन ऑफ होगा तो कुछ नहीं करना है, नॉट रिटेन ऑफ होगा तो आपको माइनस करना है, देन आपको इन्वेस्टमेंट्स माइनस करना है। बट एक चीज और ध्यान रखना, अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा तो आपका ये प्रिंसिपल बिजनेस होता है तो आपको इसमें इसको कुछ नहीं करना है। तो ये कंप्यूटेशन आपको ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं है, चार ऐड करना, पेड अप प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्लस लोन्स लायबिलिटी। ध्यान क्या रखना है, शेयर एप्लीकेशन मनी, एडवांस अगेंस्ट शेयर नॉट अलाउ, रेवोल्यूशन रिजर्व नॉट अलाउ, लोन्स डिपॉजिट शॉर्ट टर्म्स नॉट अलाउ, और आपका इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसको कुछ नहीं करना। चल एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डिटेल्स, इक्विटी 50 करोड़, ठीक है, प्रेफरेंस 10 करोड़, फ्री रिजर्व 30 करोड़, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 करोड़, मैंने बोला सिक्योरिटी प्रीमियम भी ऐड होता, ध्यान रखना, ठीक है। जोड़ो 60 90 और आपका 110। एक्यूमुलेटेड लॉसेज आपको माइनस करने हैं, -5 करना है आपको, ठीक है। और आपका एक्सपेंस नॉट रिटन ऑफ, अगर नहीं राइट ऑफ हुआ है तो उसको भी हटाएंगे, तो आप इसमें से करोगे तो 103 आपका इफेक्टिव कैपिटल आ गया। अब इफेक्टिव कैपिटल 103 है, सर बताओ एमडी है तो कितना मिलेगा उसको रेम्युनरेशन, ठीक है। माइनस -5, 5 से 100, 100 से 250, थर्ड वाले केस में तो याद है 60 84 120, 120 वाला मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, आप समझ चुके हो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जहां तक हमने अभी देखा है, ठीक है, इस केस में इतना समझ आ गया हुआ है कि हमें रेम्युनरेशन वाले केस में ध्यान रखना पड़ेगा मैनेजर रेम्युनरेशन निकालने समय कि इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर सिटिंग फीस टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग मीटिंग, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कमेटी है उनको सिटिंग फीस कितना मिलना चाहिए। याद रखना मैक्सिमम 1 लाख रुपीज पर मीटिंग मिलेगा। अगर साल में 4 मीटिंग हो रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आने वाला है, तो टोटल मैक्सिमम मिला के 4 मीटिंग का 1 लाख से करोगे 4 लाख रुपीज पर मीटिंग। क्वेश्चन और क्या बनता है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में दिखाएगा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वुमेन डायरेक्टर है, उनकी सिटिंग फीस रख देगा 40,000 रुपीज पर सिटिंग फीस, और जो अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है उनको बोलेगा 50,000 रुपीज पर सिटिंग फीस। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो आपका आईडी है और आपका जो वुमेन डायरेक्टर है उनकी सिटिंग फीस कभी भी अदर डायरेक्टर से कम नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। सर इक्वल चलेगा, ठीक है, इक्वल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आईडी और डब्ल्यूटीडी को सेम देना पड़ेगा जो अदर डायरेक्टर्स को दे रहे हो, और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। ऐसा भी हो सकता है बोलेगा कि हम आईडी को ना 1,10,000 देंगे और अदर को 50 देंगे, भाई 1 लाख से ऊपर तो किसी को दे ही नहीं सकते। और तीसरी बात, जो सिटिंग फीस होता है वो आपका जो 11% और 1% है ना, उसमें काउंट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सिटिंग फीस 11% 1% में काउंट नहीं होता। सर डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट बाय लिस्टेड कंपनी, क्या बोल रहा हूँ, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी को बहुत बड़ी लायबिलिटी ऑब्लिगेशंस आएगी, ध्यान रखना। क्या क्या, पहली बात कि आपने रेम्युनरेशन पॉलिसी का सही तरीके से फॉलो किया या नहीं किया, जो आपने रेम्युनरेशन पॉलिसी बना रखा है। डिस्क्लोजर सिंपल सी मतलब जो बोर्ड रिपोर्ट आपका बनता है ना, बोर्ड डायरेक्टर्स का, मतलब पूरे बोर्ड का रिपोर्ट जो बनेगा, जो आपको एनुअल स्टेटमेंट के साथ फाइल भी करना होता है। स्पेशली लिस्टेड कंपनी में क्या क्या डिस्क्लोजर्स आएंगे, सबसे पहले आपकी पॉलिसी सही से काम कर रही कि नहीं करी, और आपके टॉप 10 इंप्लॉयज एज पर रेम्युनरेशन, मान लो 1 2 3 4 भाई साहब को मिलता है 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख, जो भी टॉप 10 में, टॉप 10 में एज पर रेम्युनरेशन उनकी डिस्क्लोजर जाएगी। प्लस में नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय, साथ साथ हर वो एम्प्लॉय जिसको रेम्युनरेशन मिलता है कितना, पूरे फाइनेंशियल मिला के, मतलब टोटल 12 महीने मिला के 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा या इसके इक्वल, ठीक है। और मान लो सर 6 महीने के लिए पॉइंट हुआ तो 1 करोड़ 2 लाख कहाँ से हो जाएगा, अगर 6 महीना पॉइंट किया तो भाई साहब देखेंगे ना 1 करोड़ का 2 लाख रुपया एक महीना कितना हो गया है, 8.5 लाख रुपीज। तो अगर 6 महीने, मान लो 1 साल से कम है 4 महीने के लिए, बट उसको हर महीने 8.5 लाख मिला है, ठीक है, तो अगर इतना भी मिल रहा है तो आप भी डिस्क्लोजर में आपका भी नाम जाएगा। साल भर हो तो 1 करोड़ 2 लाख रुपया, और साल भर नहीं तो सिंपल सी बात है 1 करोड़ 2 लाख को डिवाइड बाय 12 कर दो तो आपको पर महीने निकल जाएगा। अगर आप पर महीने उस लिमिट से ज्यादा पे जाते हो, लाइक 8.5 लाख से ज्यादा जाते हो, तो आपका भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर जाना है। या ऐसा कोई भी बंदा जो उसका रेम्युनरेशन एक्सीड कर रहा है एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर से, और वो 2 या 2 से % ज्यादा कंपनी के शेयर्स इक्विटी होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये सबके डिस्क्लोजर जाके ध्यान रखना आप, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ रहा है। सबसे पहला टॉप 10 इंप्लॉय, दूसरा जो 1 करोड़ 2 लाख से ज्यादा की सैलरी ले रहा है, जो पूरे साल बड़ा पॉइंट है। अगर साल बड़ा पॉइंट नहीं है तो पर महीने निकाल लेंगे, महीने का कितना निकलेगा, 1 करोड़ 2 लाख से आपको 8.5 लाख रुपीज, 8.5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा ले रहा है तो उसका भी जाएगा, या कोई एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर ज्यादा रेम्युनरेशन ले रहा है तो उसका भी जाएगा, और वो 2% या उससे ज्यादा शेयर इक्विटी का होल्ड कर रहा है हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन मिला के।
सर रिकवरी और मैनेज रेमुनरेशन इन सर्टेन केसेस, क्या क्या रिकवरी का मैनेज रेमुनरेशन हो सकता है? व्हेन ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट, रीस्टेट कब होता है? जब कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या गलत तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल हुए हैं, ठीक है, तो रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी अपने बैलेंस शीट को रीस्टेट करती है, दोबारा से खुलवाती है, दोबारा से ठीक करती है। तो प्रायर ईयर्स के हो सकता है ड्यू टू फ्रॉड या नॉन कंप्लायंसेस इट शैल रिकवर ओनली एम आर पेड इन एक्सेस। सपोज एक एमडी को 5 लाख रुपए मिलना था बट मिला 7 लाख रुपया ड्यू टू फ्रॉड नेग्लिजेंस, तो 2 लाख जो एक्स्ट्रा मिला ना, ये एक्सेस वाला, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सेस वाला रिकवरी कर सकते हैं एमडी मैनेजर से, ठीक है। सुनो सर, वेदर वेवर ऑफ द एक्सेस रिमेशन पेड इज पॉसिबल, क्या हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है हम छोड़ देते हैं? क्या कभी कभी होता है कि एक्सेस रिमेशन मिल गया बट बाद में लोग बोले कि अरे काम करते हैं, एसआर पास करते हैं, बंदे ने ठीक ही मेहनत किया था, बट एसआर पास करके क्या उसको हम उसको वेव ऑफ दे सकते हैं? क्या उसको हम एक रिलीफ दे सकते हैं? कोई बात नहीं, एक्सेस रिमेशन मिला, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट आपको एसआर पास करना पड़ेगा। मतलब कंडीशन है कि कभी कभी होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेस रिमेशन मिल भी गया ना, बट कंपनी के 75% लोग अगर बोल रहे हैं कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 2 ईयर के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम मेरा रटने वाला है, ठीक है। मतलब एक्सेस रेमुनरेशन, देखो मेनली बात, एक्सेस रेमुनरेशन वापस ले सकते हैं बट कभी कभी हम वेव ऑफ कर सकते हैं। वेव ऑफ करने की 2 चीज़ें, आपको एसआर पास करना पड़ेगा, लाइक वो एमडी बढ़िया आदमी था, गलती से मिल गया बट ठीक है बाद में बहुत मेहनत से काम किया, तो हम छोड़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेना 2 लाख रुपया, तो एसआर पास करना पड़ेगा और 2 साल के अंदर एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, ठीक है, कंपनसेशन CFL, ठीक है, कंपनी में मेक ए पेमेंट टू एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, ठीक है, कंपनी में मेक टू पेमेंट टू एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नॉट एनी अदर डायरेक्टर, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव वाले नहीं आएंगे, याद रखना, इसमें नॉन एग्जीक्यूटिव वाले नहीं आएंगे। बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, सपोज सपोज मान लो एक एमडी था, उसको कंपनी ने निकाल दिया, ठीक है, अब इसको क्या कंपनसेशन मिलेगा? यस मिलेगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा सर। लेकिन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, एमडी वेमडी नहीं था, उसको कंपनी ने निकाल दिया, क्या इसको कंपनसेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ ये चैप्टर, ये कंपनसेशन 202 है, वो किसके लिए? एग्जीक्यूटिव लोगों के लिए, ठीक है। अगर आपका लॉस ऑफ ऑफिस हुआ है तो आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। अब देखो कंपनसेशन कब नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन रहा है, एसपीओ में एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है, कंपनसेशन कब नहीं दिया जाएगा? अगर डायरेक्टर रिसाइन कर रहा है अपना ऑफिस एज ए रिजल्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमेलगेमेशन इज अपॉइंटेड एज एमडी डायरेक्टर अदर प्रोफेशन, समझा देता हूँ। मान लो ये मिस्टर ए एज ए एमडी थे एबीसी लिमिटेड में, और एबीसी लिमिटेड का अमेलगेमेशन हो गया, सपोज एग्जाम हो गया आपका एबीसी पीक्यूआर लिमिटेड, इसमें ये एमडी थे, ठीक है, इसमें भी ये एमडी ही बने, बट ये बोल रहे हैं कि हम इसमें नहीं काम करना चाहते। अरे भाई आपको अपना पोस्ट तो दिया गया ना, अब आप छोड़ना चाह रहे हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने आपका पोस्ट तो नहीं गिराया, हमने आपको एज अ अपॉइंटेड एमडी किया था, आपको न्यू कंपनी में भी एज ए एमडी का पोस्ट दे रहे हैं, ठीक है, रिकंस्ट्रक्टर कंपनी में एज एमडी का पोस्ट दे रहे हैं, या डब्ल्यूटीडी से आपको एज ए डब्ल्यूटीडी का पोस्ट दे रहे हैं, फिर भी आप बोले हम कंपनी छोड़ना चाहते हैं, हमें कंपनसेशन चाहिए, तो कंपनसेशन फिर नहीं मिलेगा। सेम पोस्ट मिल रहा है तो कंपनसेशन आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा, डायरेक्टर खुद से, ठीक है, डायरेक्टर रिजाइन वॉलंटरी, अरे वो खुद से जा रहा है, ठीक है, खुद से जा रहा है तो क्या कंपनसेशन देंगे? नहीं, खुद से जा रहा है तो हमको कंपनसेशन नहीं देंगे। कंपनसेशन निकालेंगे आपको, तब आपको कंपनसेशन मिलने की उम्मीद होती है, बट इन केसेस में नहीं होगा। पहला क्या, जब आपको सेम पोस्ट दिया जा रहा है, दूसरा आप खुद से जा रहे हो, तीसरा आपका वैकेशन हो गया 167 में, मतलब 167 जब पढ़ोगे 12 महीने से बोर्ड मीटिंग में एब्सेंट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस में फॉल कर रहे थे, ठीक है, वैकेशन पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है, आपको इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो भाई साहब आप पे ऑलरेडी 167 वाले कांड चल रहे हैं, आपने कांड किया हुआ बैठा हुआ है और आप सोच रहे हो आपको कंपनसेशन देंगे? नहीं, आपका खुद का वैकेशन आप खुद खाली करो जल्दी से, अदरवाइज आपके लिए पेनल्टी प्रोविजन भी लग सकता है, ठीक है। चौथा ध्यान रखना, डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, डायरेक्टर जो था क्या है, सुनो, डायरेक्टर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सिंपल सी बात है, डायरेक्टर भाई साहब गलत काम में इन्वॉल्व था, ठीक है, अब गलत काम में इन्वॉल्व था, चाहे वो अपने होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में, फिर भी आपको हम कंपनसेशन नहीं देंगे, ठीक है। पांचवा, कंपनी इज बिंग वाइंड अप बाय एनसीएलटी और वॉलंटरी ड्यू टू ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑफ डायरेक्टर, मतलब उस डायरेक्टर के ग्रॉस नेग्लिजेंस के वजह से कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, तब भी आपको हम कंपनसेशन नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, अगर जहां जहां डायरेक्टर इन्वॉल्व है, डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, वहां वहां आपको कोई भी कंपनसेशन हम नहीं देंगे, ठीक है। सुनो, कैन कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस बी गिवन इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ एमडी ड्यूरिंग वाइंडिंग अप ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ डायरेक्टर? भाई साहब आपके वजह से वाइंडिंग अप हो रहा है, आपके डिफॉल्ट की वजह से वाइंडिंग अप हो रहा है, क्या आपको कंपनसेशन लॉस ऑफ ऑफिस मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है सर। अब क्वेश्चन आता है कि कितना मिलेगा, और इसके लिए ध्यान रखना 2 कैलकुलेशन। सबसे पहले
कितने टाइम के लिए मिलेगा, ठीक है, टेन्योर बोलते हैं इसको। तो आपको ध्यान रखना है, सपोज मान लो कोई 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ, उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया, अभी पेंडिंग कितना है, आपको पहले कैलकुलेशन के लिए 2 पार्ट निकालना है। सबसे पहले निकालना है कितना टेन्योर के लिए मिलेगा, तो पेंडिंग कितना बचा है इसका 4 ईयर्स, और लॉ बोलता है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आपका बेंचमार्क है, 4 और 3 विच एवर लोअर, तो आपको 3 साल के लिए दिया जाएगा। अब कितना दिया जाएगा, लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज निकाल के, सपोज लास्ट 3 ईयर में 12 + 12 + 12, तो 36 डिवाइड बाई 3 इसको 12, तो 12 ईयर, ठीक है, 3 साल, तो आपको टोटल 3 साल 12 ही मिलेगा। सर दूसरा एग्जांपल, सपोज मान लो 5 साल के लिए था, ठीक है, उसने 3 साल काम कर लिया, बचा कितना 2 साल, रेमुनरेशन टेन्योर बचा 2 साल, और 3 ईयर, ये 3 साल हमेशा रहेगा, विच एवर लोअर, मतलब आपको 2 साल मिलेगा कंपनसेशन। अब मिलेगा कितना, लास्ट 3 साल का एवरेज कर लो, मतलब मान लो 10, फिर 15, फिर मान लो 15, ठीक है, तो 30 40 डिवाइड बाई 3 कर लोगे, ठीक है, आपको समथिंग 13 पॉइंट निकल जाएगा। तो पर एनम आपको मिलेगा 13, और कितने साल में मिलेगा, 2 साल के लिए, मतलब 13 ईयर मिलेगा 1 साल, फिर 13 मिलेगा दूसरे साल। तो सबसे पहले आपको निकालना है टेन्योर। टेन्योर के टाइम बचा है, सपोज 5 साल के लिए थे, 4 साल हो गया, 1 साल बचा, और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, मान लो 5 साल में से 1 साल किया, 4 साल बचा, 4 और 3 ईयर विच एवर इज लोअर, तो आप एक टाइम निकाल लो, प्लस और कितने सैलरी मिलेगा, लास्ट 3 साल का सैलरी। बट सर मान लो लास्ट 3 साल नहीं काम किए थे, लास्ट 2 ही साल काम किए थे, 2 साल का एवरेज निकाल लो, मान लो 12 है, +12 निकाल लो 24, या 12 है, फिर दूसरा साल 14 था, तो 26 डिवाइड बाई 2 कर लो, 13 आपको, ठीक है। तो आपको पहले टेन्योर निकालना, जो बचा हुआ टाइम है कितना मिलना है, और फिर कितने अमाउंट मिलना है, वो आपको 3 साल का एवरेज सैलरी, या कम टेन्योर है तो उतना का एवरेज निकाल के आपको कैलकुलेट करना है। ये चीज़ ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो लास्ट से इसको फिनिश करते हैं, फिर अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे हम आएंगे। तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश किया, देखो अपॉइंट, ठीक है, सबसे पहली बात है कि की मैनेजर पर्सन किस किस कंपनी को लगता है। क्या मैं बोल रहा हूँ, की मैनेजर पर्सन किस किस कंपनी को लगता है। देखो लिस्टेड कंपनी तो हमेशा फॉल करेगी बाबा, याद रखना, लिस्टेड कंपनी को तो लगेगा ही लगेगा। उसके अलावा अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, ठीक है, लिस्टेड कंपनी कंफर्म है। अदर पब्लिक कंपनी इसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको केएमपी लगेगा। केएमपी में आते कौन कौन है, देखो सीएस कंफर्म, सीएस एम्प्लॉयमेंट वाला, ये याद रखना, प्रैक्टिस नहीं, एम्प्लॉयमेंट वाला सीएस, प्लस सीएफओ। क्या मैं बोल रहा हूँ, सीएस और सीएफओ कंफर्म रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन बनता है यहाँ पे। तो सीएस एक सीएफओ रहेंगे रहेंगे। उसके अलावा एमडी हो, सीईओ, मैनेजर हो, कोई एक भी चलेगा, या इनके एब्सेंस में होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। सीएफओ इधर आता है, सीईओ इधर वाला होगा। तो सर मैं बोलूँ एमडी प्लस सीएस प्लस सीएफओ, इट्स गुड, यस सर। सीईओ प्लस सीएफओ प्लस सीएस चलेगा सर, सीएस प्लस सीएफओ नहीं, एटलीस्ट एक और चाहिए, एमडी, मैनेजर या सीईओ में से। सर नहीं है तो डब्ल्यूटीडी चलेगा। तो इधर में से आप कोई भी जंबल कर सकते हो, इधर सीएस प्लस सीएफओ चाहिए चाहिए। किस कंपनी में चाहिए, जो लिस्टेड कंपनी है या ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब ये एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, होल टाइम सीएस। अब प्राइवेट कंपनी को भी फॉल करवाया गया रूल 8A में कि हर प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है, उसको मैंडेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा अपने कंपनी में एक होल टाइम सीएस। मतलब अब प्राइवेट कंपनी इंडिया में मोस्टली है, उसमें पेड अप शेयर कैपिटल, इसका यहाँ तो पब्लिक कंपनी की बात कर रहा था, तो इसमें तो सीएस आ ही रहे थे। बट प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको एक सीएस चाहिए होल टाइम, ओनली फॉर सीएस, नॉट फॉर केएमपी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी रिगार्डिंग एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब सर इसमें वैकेंसी हो गया, तो हमने पढ़ा था वैकेंसी केस में उधर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। वुमेन डायरेक्टर केस में सिंपल था, यहाँ पे कोई 3 मंथ्स और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर लेटर नहीं। अगर वैकेंसी हुआ है केएमपी में तो बोर्ड फिल करेगी बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 6 मंथ्स के अंदर अंदर तक, कोई लेटर वेटर नहीं है भाई साहब, 6 महीने के अंदर फिल करना है। एमसीक्यू रिगार्डिंग बहुत पूछा जाना है क्वेश्चन, 6 मंथ्स के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फुलफिल करना है आपकी वैकेंसी जो भी केएमपी की बनी है। सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट इज बेसिकली फॉर द बिगर कंपनीज। कौन करेगा, सीएस इन प्रैक्टिस करेगा एज पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो उनके होते हैं, ठीक है, याद रखना, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के जो उनका होता है उसके हिसाब से सीएस करेंगी या सीएस करेगा जो भी आपका सेक्रेटरियल ऑडिट है। किनको लगेगा, लिस्टेड कंपनी लगेगा लगेगा। उधर केएमपी किसको था, लिस्टेड कंपनी को था। इधर एक चीज लिमिट याद करने बता दूं आपको, वुमेन डायरेक्टर याद है, हाँ सर, पेड अप कितना था 100, टर्नओवर कितना था 300। कुछ नहीं करना है आपको, पेड अप आधा दे दो, ठीक है, टर्नओवर आधा दे दो, आधा मतलब 50 दे दो, ठीक है, 50-50 दे दो। पेड अप 50 दे दिया तो कितना बचा, पेड अप शेयर 50 करोड़, टर्नओवर 50 दे दिया, कितना बचा, टर्नओवर 250 करोड़, और दोनों का जो 50-50 गया ना, इधर जोड़ दो, ये आपका 100 आपका लोन्स एंड डिपॉजिट हो गया, ठीक है, सिंपल सी याद करने की बात। अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, उधर क्या था वुमेन का
100 था तो उसमें से 50 कर दिया माइनस, तो 50 बचा। उधर 300 था, 50 माइनस कर दिया, टर्नओवर 250 बचा। और जो 50-50 गया ना दोनों का, सपोज मान लो 50-50 जोड़ के एक नया बना दिया जो कि 100 था आपका, और ये बैंक वाला, उधर बैंक नहीं था, उधर बैंक सिर्फ आपका जाता है लोन डिपॉजिट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए एक्सीडिंग 50 करोड़ था। तो ये 100 बैंक के लिए आ गया, और यहाँ पे 100 और मोर। एक्सीडिंग 100 नहीं है, ये भी कंफ्यूज मत हो ना, एक्सीडिंग नहीं है, एक्सीडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में था, यहाँ सिर्फ 100 करोड़ और मोर है। ठीक है। सेक्रेटरी ऑडिट बिगर कंपनीज के लिए होगा, लिस्टेड कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी, पेड अप 50 या उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 या उससे ज्यादा, और अब पब्लिक आपका जो लोन डिपॉजिट है 100 या उससे ज्यादा। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया कि प्रोविजन को, यहीं से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। आज जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। विरासत लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 हैज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 डायरेक्टर। एक अच्छा क्वेश्चन जो मैं एमसी की तरफ से लेने वाला हूँ, वो 10 डायरेक्टर थे बोर्ड में, ठीक है। वो अपॉइंट करने वाले थे मिस्टर वकारिया, क्या बोल रहा हूँ, मिस्टर वकारिया एज इट्स एमडी, मिस्टर वकारिया एज इट्स एमडी, एमडी एज ए अपॉइंट करना चाहते थे इन द अपकमिंग एजीएम, ठीक है। मतलब विरासत लिमिटेड एज अ वकारिया को एमडी अपॉइंट करना चाहते थे एजीएम में। वकारिया ऑलरेडी सर्विंग एमडी ऑफ अदर पब्लिक कंपनी, वकारिया ऑलरेडी एमडी सर्व कर रहा था अदर पब्लिक कंपनी में, मतलब ऑलरेडी एज अ एमडी किसी और कंपनी में काम कर रहा था। क्या एज ए एमडी आप दो कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो? मैंने प्रोविजन नहीं पढ़ा है बिकॉज मैं इसको क्वेश्चन वे में लेने वाला था। यस, आप एज ए एमडी दो कंपनी में ज्वाइन हो सकते हो, बट दो से ज्यादा नहीं, दो में चलेगा एज ए एमडी वाला केस, ठीक है सर। एक चीज ऐसा कहीं और पढ़ा था हमने, यस, स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स आप दो में हो सकते हो, बट दूसरा कॉम्पिटेटिव बिजनेस नहीं होना चाहिए, याद आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, एज एक कंपनी में एमडी हो, दूसरा कंपनी में एज ए एमडी बनना चाहते हो, तो कंडीशन क्या है कि जिस कंपनी बनना चाहते हो ना, वहां पे यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो। क्या बोल रहा हूँ, यूनानिमस रेजोल्यूशन सर, मतलब सबकी सहमति, मतलब सर अकॉर्डिंगली फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ वकारिया स्पेसिफिक नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड ऑन हैज गिवन टू ऑल डायरेक्टर्स, ठीक है। सबकी सहमति प्लस नोटिस हर डायरेक्टर को, नोटिस ऑल डायरेक्टर्स को जाना चाहिए। तो द रेजोल्यूशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर वकारिया हैज बीन पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग। आउट ऑफ 8 डायरेक्टर प्रेजेंट, 6 डायरेक्टर वोटेड इन फेवर। 8 प्रेजेंट थे, 6 फेवर में बोला, ठीक है, 2 एब्सटेंट थे। क्या चलेगा? नहीं सर, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एंड वोटिंग सबका होना चाहिए। यहाँ पे वो वोट कास्ट अगेंस्ट वाला नहीं है कि अगर नहीं भी वोटिंग क्या चलेगा, नहीं। अगर आप प्रेजेंट हो तो आठों की आठों रजामंदी चाहिए। 10 है, उसमें से 9 ने हाँ बोला, एक ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं, 10 की 10 हाँ होगी, तभी जाके वो एब्सटेंट वाला यहाँ खेल नहीं होता। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना आप, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एब्सटेंट वाला खेल नहीं होता। Remaining 2 directors abstain from meeting, therefore company approved the appointment of Vakaria in the AGM. Here in the given statement appointment Mr. Vakaria is not valid. क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 9 लोग प्रेजेंट है तो भाई साहब 9 की वोटिंग होगी, तब जाके वकारिया को अपॉइंट किया जाएगा। बहुत जगह पढ़ते होगे सर, 9 में से 7 ने हाँ बोला, 2 ने नहीं बोला, मतलब वोट जो फेवर थे वो पास हो गए, कोई भी अगेंस्ट नहीं गया। तो अगेंस्ट वाला केस नहीं चल रहा है यहाँ पे। यहाँ चल रहा है अगर आप बोर्ड मीटिंग में आए हो, प्रेजेंट हो, तो आपको वोट करना ही पड़ेगा। आप एब्सटेंट हो तब भी हम नहीं मानेंगे, आप मानेंगे आपने कुछ नहीं बोला, तो भाई साहब आपको अपॉइंट नहीं किया जाएगा वकारिया। तो ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, आप दो कंपनी में एज एमडी हो सकते हो। मान लो 8, अब नोटिस आपको सबको देना पड़ेगा। कंडीशन बस दो याद रखना कि नोटिस सबको देना है जो इंडिया में प्रेजेंट है, और सबको हाँ बोलना है, ठीक है। और सर 8 में से सर 6 प्रेजेंट है, 6 ने हाँ बोला तो चलेगा। सर 8 में से 6 प्रेजेंट है, 6 ने हाँ बोला, 2 ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं। एटलीस्ट प्रेजेंट हो तो सबको हाँ बोलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस लेते हैं, एमसीक्यू लेते हैं। द ऑफिस ऑफ होल टाइम की मैनेजर पर्सन इज वैकेटेड, द रिजल्ट वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय, मैंने क्या बोला कि एमपी का रिजल्ट वैकेंसी कभी भी 3 मंथ 6 मंथ बोर्ड मीटिंग लेटर वेटर कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, 6 मंथ्स वाला केस होगा। ध्यान रखना, फंसाएगा एग्जाम में। नॉन एग्जीक्यूटिव वाले केस में आपको याद, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर केस में आपको याद होगा, डब्ल्यूटीडी केस में आपको याद होगा, सॉरी वुमेन डायरेक्टर केस में याद होगा, बट एग्जीक्यूटिव वाले केस में, केएमपी वाले केस में ध्यान रखना ये चीज़। बहुत बच्चे यहाँ फंसते हैं मेरे साथ एग्जाम में कितने बच्चे ने डाउट पूछा हुआ है कि सर यहाँ पे तो गलत लिखा हुआ है। अरे भाई देखो तो की मैनेजर पर्सन की बात कर रहा है, जब केस स्टडी पढ़ो ध्यान से पढ़ना। X Limited has employed 1 MD and 5 non-executive director. X Limited has not default in payment of dues to other bank, ठीक है। मतलब एक MD है और 5 नॉन एग्जीक्यूटिव है, कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया, ठीक है। द रेम्युनरेशन एक्सीडिंग 5%, ठीक है। चाहता है एक एमडी तो पता है मैं 5%, अब चाहते 5% से एक्सीड करना, क्या कर सकते हैं? यस, एसआर पास करके। सर 11% से एक्सीड करना है तो ओवर पास करके भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। अब कुछ आईसीएमसीक्यू लेते हैं। ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट नॉट अपॉइंटिंग टू
नॉट ड्यू टू नॉन कंप्लायंस सर नॉट अपॉइंटेड टू फ्रॉड इतना इतना रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहता है रीस्टेट अभी पढ़ा हमने ठीक है आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट इट वाज फाउंड दैट मिस्टर कुमार द एमडी हु इज नाउ रिटायर्ड वाज पेड एक्सेस रेम्युनरेशन मतलब अब रिटायर भी कर गया बट उनको ना 5 लाख का एक्सेस रेम्युनरेशन पे हुआ तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं ओनली 1,25,000 है नहीं सर पूरा मिलता है सर ओनली 2.5-50% नहीं सर पूरा मिलता है सर एक्सेस रेम्युनरेशन 5 लाख ठीक है पेड टू कुमार इतना 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 ठीक है आफ्टर इनवैलिड नहीं सर वैलिड होता है ठीक है इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ कंपनी एक्सेस रेम्युनरेशन शैल बी रिकवर्ड किया जा सकता है सर माफ कब किया जा सकता है वेव कब किया जा सकता है जब एसआर पास हो जाए और 2 साल के अंदर अंदर तक ठीक है तो इसका आंसर होगा बी इनवैलिड नहीं है कोई 50% 25% नहीं 5 लाख में पूरा लेंगे ठीक है और ये वैलिड है Mr. Joseph Daniel hold the office of WTD in Tasty Choco Limited. Mr. Vanilla Secure who has attained age of 72 as the MD अपॉइंट करना चाहता है ठीक है सर कंटिन्यू और एम्प्लॉयमेंट है ठीक है सिंपल सी बात है 72 एज हो गया वो कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या कंटिन्यू कर सकते हैं ऑप्शन देखो whole time director who is below the age of 21 or has the attained of 70 has following 4 options select the one which is applicable in relation to the validity and welcome Mr. Vanilla Secura as the managing director of ठीक है Mr. Vanilla से 72 years का हो गया तुम्हें पता है SR plus explanatory या vote in favor हमेशा एक्सीड होगा वोट अगेंस्ट से प्लस सीजी अप्रूवल तो इन स्पाइट ऑफ फैक्ट एट ऑफ 70 years he can be validly appoint ठीक है विद रिकमेंडेशन मेड बाय होल टाइम डायरेक्टर सुनते जाओ मिस्टर वेनली हैज अटेंड ही कैनॉट नहीं हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हैज अटेंड द एज ऑफ 70 ही कैन बी वैलिडली अपॉइंट एज बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ टेस्टी चॉको लिमिटेड थ्रू पासिंग एसआर यस एसआर वाला केस चलेगा ठीक है एनसीएलटी नहीं होगा इन स्पाइट ऑफ मिस्टर वेनली हैज अटेंड 70 ही कैन बी वैलिडली अपॉइंट एज एमडी बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं ऑब्जर्व इन द रिकमेंडेशन ठीक है नहीं रिकमेंडेशन होल टाइम नो कुछ नहीं होगा नॉर्मल सी बात है एसआर पास करना पड़ेगा सर एसआर वाला नहीं होता यहाँ लिखता कि ओआर पास कर रहा होता प्लस सीजी अप्रूवल तो ये भी चलता ठीक है फिर आपके ऑप्शन में ध्यान से खेलेगा वो ध्यान रखना ऑन 20 जून 2019 ठीक है 20 जून 2019 ठीक है अनिल मेहरा अपॉइंटेड एज मैनेजर फॉर 5 years मतलब 2020 21 22 23 24 ठीक है 1 2 3 4 5 24 ठीक है 20 जून 2024 द कम मैनेजमेंट ऑफ पीक्यूआर सिस्टम लिमिटेड डिसाइड टू रीअपॉइंट ठीक है आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन चूज द वन इंडिकेट द रीअपॉइंटमेंट कब कर सकते हैं जब उसका 4 साल फिनिश हो जाए या जब उसका टेन्योर फिनिश हो रहा है उसके 1 साल के अंदर बताना है उससे पहले नहीं बताना है मतलब सर 1 साल के अंदर मतलब कब बता सकते हैं सुनो देखो 20 जून 2019 20 जून 2020 20 जून 2021 20 जून 2022 20 जून 2023 20 जून 2024 तो आप क्या कर सकते हो क्या 1 फरवरी 2023 नहीं सर बहुत पहले हो गया 12 मार्च 2022 बहुत पहले हो गया 10 सितंबर 2022 24 जून 2023 आप 4 साल के बाद लगभग 24 जून 2023 बेसिकली आफ्टर 4 years या एक्सपायरी से 1 साल के अंदर अंदर बता रहे हो तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है Lockwood Safety Gears Limited, which pay remuneration to its director on yearly basis, has Harsha as a whole-time director. Recently, company appointed Rivians as MD. While paying remuneration, Lockwood Safety Gears need to review that overall remuneration paid to director, including MD WTD, shall not exceed limit under the relevant provisions after the appointment of Mr. Rivians as MD, since the company both whole-time director as MD. ठीक है मतलब कंपनी बोल रहा है WTD और MD दोनों है सिलेक्ट द appropriate from this given below indicate the maximum ने क्या बोला एक है कोई भी एम डी डब्ल्यू टी डी तो 5% एक से ज़्यादा है मतलब 2 है 2 3 है तो आपको 10% तक मिलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन ठीक है कैलकुलेशन करवा देता हूँ इफेक्टिव कैपिटल का ऑथराइज नहीं लेना है इशूड एंड पेड अप लेना है तो 5 करोड़ रुपए हमारा आ गया शेयर प्रीमियम लेना है 25 लाख रुपए हमारा आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस लेना पर ध्यान रखना रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं लेना है तो 35 लाख टोटल है इसमें से 25 हटा दोगे क्या बचा 10 लाख रुपए टर्म लोन आफ्टर 1 year 1 year वाला लेना है दैट इज 12 लाख करंट बोरिंग नहीं लेना है तो इसको आप जोड़ोगे तो 5 करोड़ 47 लाख रुपीस ठीक है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आपको माइनस करना है ठीक है 10 आप माइनस कर दोगे एक्यूमुलेटेड लॉसेज आप माइनस कर दोगे 5 का और प्राइमरी एक्सपेंस माइनस कर दोगे 3 का ठीक है तो आप 15 18 माइनस करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे 529 समथिंग निकल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आपको बस ध्यान रखना है एडिशन
सब्ट्रैक्शन पे ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करो थोड़ा सा क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस करोगे क्लैरिटी और आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने ले लिया। होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। और इंडिया इंडिया जीत जाए तो जल्दी जल्दी वीडियो और आएंगे। और अच्छा लगा तो एटलीस्ट आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। सही नोट्स कहाँ मिलेगा? नोट्स आपको एप्लीकेशन मिलेगा। मैं चैप्टर वाइज नोट्स बना बना के वहाँ पे डाल रहा हूँ। डायरेक्टर चैप्टर का मैं नोट्स वहाँ पे डाल चुका हूँ। प्रिवेंशन ऑपरेशन डाल दूंगा, ये भी डाल दिया हूँ। नेक्स्ट जो आएगा वो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एमलगमेशन वाला आएगा, वहाँ पे नोट्स डल रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट हो रहा है वहाँ नोट्स अपडेट हो रहा है। सर एप्लीकेशन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ और वहाँ पे जाके आप नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। एंड मेंटरशिप बैच भी स्टार्ट होने वाला आफ्टर रिजल्ट। रिजल्ट भी अभी आने वाला है 5 से 6 दिन में। जो मेंटरशिप बैच में इंटरेस्टेड है वो भी इनरोल करवा सकते हैं। जो हमारा बैच जो है आफ्टर 5 days ऑफ रिजल्ट स्टार्ट हो जाएगा। चलो ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे कंटेंट कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। देन अपना नेक्स्ट वीडियो लेके कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का लेके आएंगे। ऑल द बेस्ट।